आईपीएल 2025 के ऑक्शन में मार्कीसेट के इन 12 खिलाड़ियों पर जमकर पैसा उड़ाया गया। कुल 126 करोड़ रुपए जो है वो मिले हैं भारतीय खिलाड़ी को। तो देखिए, दो ऐसे खिलाड़ी थे जिनको अपने मैनेजमेंट से दिक्कत थी, एक केएल राहुल को एलएसजी के मैनेजमेंट से और एक ऋषभ पंत को डीसी के मैनेजमेंट से। तो इन दोनों का सिर्फ इंटरचेंज हुआ है। केएल राहुल के है दिल्ली कैपिटल्स में, क्योंकि उनको भी एक कप्तान चाहिए था, तो केएल राहुल इसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन थे उनके पास। और ऋषभ पंत गए हैं एलएसजी में। एलएसजी ने उनको खरीदा 27 करोड़ में, जो कि अब तक की आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ी बोली लगी है ऋषभ पंत पे। इसी के साथ इस आईपीएल में सबसे ज्यादा पर्स वैल्यू के साथ पंजाब आती है, और पंजाब का एक ही टारगेट था कि एक उनको बेहतरीन कप्तान चाहिए था, और इस पोजीशन के लिए मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता था। और पंजाब की टीम भी वही डिसाइड करती है, वो श्रेयस के पीछे भागते हैं, वो जाते ऋषभ पंत के पीछे भी, पर श्रेयस अय्यर पे बोली लगती है ऋषभ पंत से पहले। और पंजाब की टीम श्रेयस अय्यर को 26 करोड़ 75 लाख में खरीदती है, जो कि इस आईपीएल का सेकंड हाईएस्ट बिड है। पर एक हैरान कर देने वाली बात है, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत, ऐसा लग रहा था ये तीनों काफी महंगे जाने वाले हैं। ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर तो काफी महंगे जाते हैं, पर केएल राहुल के साथ ऐसा होता नहीं है। उनको दिल्ली कैपिटल्स ले लेती है, वो भी सिर्फ 14 करोड़ में, जो कि भाई काफी कम है केएल राहुल के हिसाब से। वो और भी महंगे जा सकते थे, पर उनका महंगा नहीं जाने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्योंकि उनसे पहले ऋषभ पंत आ चुके थे, और केएल राहुल का बारी ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर दोनों के बाद आता है। तो इसी वजह से केएल राहुल पर थोड़ी कम बोली लगी। पर चौथा नाम है मोहम्मद शमी का, वो काफी कम प्राइस में बिके हैं। सनराइजर्स की तो लॉटरी लग गई, उनके पास इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप है पहले से, साथ ही साथ उनके साथ मोहम्मद शमी भी जुड़ चुके हैं, वो भी सिर्फ 10 करोड़ में। आप सोचिए मोहम्मद शमी किस लेवल के गेंदबाज है, वो इतनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर आरसीबी और बाकी टीम मोहम्मद शमी के पीछे क्यों नहीं भागी। क्या इंजरी एक रीजन था? बाकी तो मोहम्मद शमी काफी कमाल के गेंदबाज है, पर फिर भी वो 10 करोड़ में चले जाते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के पास। तो सनराइजर्स की तो लॉटरी लग गई, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ में मोहम्मद शमी को लेना, भाई ये एकदम विश्वास करने के लायक ही नहीं है। कोई भी टीम इनको इतने कम में तो नहीं ही ले पाती। अगर हम जॉस बटलर को देखें तो जॉस बटलर बिकते हैं 15 करोड़ 75 लाख में, और जीटी इनको लेने में कामयाब होती है। जीटी के पास पहले से ही इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, उसके बाद वो जॉस बटलर को लेने में कामयाब हो जाते हैं। वो भी ये भी कम ही है जॉस बटलर के कैलिबर के हिसाब से, क्योंकि वो बहुत ही ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। तो भाई जीटी के पास भी एक बहुत ही तगड़ा ओपनिंग पेयर हो गया है शुभमन गिल और जॉस बटलर का। साथ ही साथ दाद देना होगा गुजरात वालों का, क्योंकि वो बटलर को तो ले ही लेते हैं, इनके साथ साथ गेंदबाजी में वो सिराज को भी लेने में कामयाब होते हैं, और कगिसो रबाडा। कगिसो रबाडा का तो क्या ही बात करना, वो किस लेवल के गेंदबाज है ये सभी को मालूम है। और कगिसो रबाडा को भी सिर्फ 10 करोड़ 75 लाख में ले लेती है जीटी, और इनके साथ वो मोहम्मद सिराज को भी लेने में कामयाब होते हैं 12 करोड़ 25 लाख में। हैरान की बात है, आरसीबी ने अपना आरटीएम यूज नहीं किया मोहम्मद सिराज के ऊपर, जबकि आरसीबी के फैंस में काफी हाहाकार मचा हुआ था। उन सभी का डिमांड था कि मोहम्मद सिराज को आरसीबी की टीम वापस ले ले आरटीएम यूज करके, पर आरसीबी ऐसा नहीं करती है। अब अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब भी एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ आई थी। उनका टारगेट पहले से फिक्स था, वो सबसे पहले अर्शदीप सिंह को लेते हैं 18 करोड़ में, फिर उनका अगला टारगेट होता है श्रेयस अय्यर 26 करोड़ 75 लाख में, फिर श्रेयस अय्यर के बाद वो चहल को भी लेने में कामयाब होते हैं, और वो भी 18 करोड़ में। और 18 करोड़ मिलते ही चहल जो आईपीएल के मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन स्पिनर बन चुके हैं। अब अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो वो दिल्ली कैपिटल्स का एक ही काम है कि वो दूसरों खिलाड़ियों को बहुत महंगा कर देते हैं। वो सभी के पीछे पड़ते हैं, पर वो लेते किसी को भी नहीं है। ये तो हर बार की कहानी है, पर इस बार उनका मेन टारगेट था केएल राहुल, और वो केएल राहुल को सस्ते दाम पर लेने में कामयाब हो जाते हैं। सबसे पहले तो दिल्ली की टीम अपना टारगेट बनाती है स्टार के ऊपर, जिनको कि वो खरीदने में कामयाब हो जाते हैं 11 करोड़ 75 लाख में। इनके बाद उनका अगला टारगेट होता है केएल राहुल, और केएल राहुल को दिल्ली कैपिटल्स खरीद लेती है सिर्फ 14 करोड़ में, क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि केएल राहुल तो 14 करोड़ में नहीं मिलने वाले थे, वो और भी महंगे जाते। बस वो इस लिस्ट में बहुत नीचे आए थे, उनसे पहले जो श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत आ चुके थे, इसी वजह से केएल राहुल पर थोड़ी कम बोली लगी है। आरसीबी की टीम सबसे अच्छा काम करती है, वो इन 12 खिलाड़ियों पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। वो इन 12 में से सिर्फ एक पर टारगेट बनाते हैं, लिविंगस्टन। वो जाते तो बाकी के पीछे भी है, पर वो लिविंगस्टन के पीछे अंत तक जाते हैं, और वो सिर्फ 8 करोड़ 75 लाख में लिविंगस्टन को लेने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि उनके लिए एक बेहतरीन पिक है। पर मेरे हिसाब से आरसीबी की टीम यहाँ मिस कर गई। उनको केएल राहुल के पीछे जाना चाहिए था 100%। वो 16-17 तक भी केएल के पीछे तो जा ही सकती थी, उनके पास एक बेहतरीन कप्तान भी होता, बैट्समैन भी होता, और मोहम्मद शमी के पीछे भी आरसीबी नहीं जाती है। उनका बॉलिंग लाइनअप काफी मजबूत हो जाता,
मोहम्मद शमी भी काफी सस्ते में बिके हैं, उनके पीछे भी जा सकती थी आरसीबी, क्योंकि आरसीबी के पास पैसा है भाई, फिर भी वो नहीं गई। इन 12 खिलाड़ियों में से मैक्सिमम के पीछे भागती है सनराइजर्स, और उनका एक टारगेट होता है, उनको चाहिए था शमी अहमद, और वो शमी को लेने में कामयाब हो जाते हैं, और वो भी सिर्फ 10 करोड़। फिर एलएसजी की तो क्या ही बात करना, क्योंकि एलएसजी तो एक ऐसा डील कर लेते हैं भाई, ऋषभ पंत का डील हुआ है एक तरह से उनका दिल्ली कैपिटल्स के साथ। दिल्ली कैपिटल के कप्तान आ गए एलएसजी में, अब वो एलएसजी में कप्तानी करेंगे, एलएसजी के कप्तान गए हैं दिल्ली कैपिटल्स में, और अब दिल्ली कैपिटल्स में वो कप्तानी करेंगे। बाकी भाई एलएसजी की मैनेजमेंट को भी दाद देनी होगी, क्योंकि वो आईपीएल के मोस्ट एक्सपेंसिव बिड लगाते हैं भाई, ऋषभ पंत के पीछे जाना उनका एक ही टारगेट था, एक ही फोकस था, उनको किसी भी हाल में ऋषभ पंत चाहिए थे, क्योंकि उनको भाई उनकी कोई ब्रांड वैल्यू भी नहीं थी, उनकी टीम में कोई बड़े खिलाड़ी नहीं थे, केएल राहुल पहले ही छोड़ चुके हैं, तो उनको एक बड़ा नाम चाहिए था, और ऋषभ पंत से बढ़िया कोई नहीं हो सकता था कि वो एक बेहतरीन बल्लेबाज, कप्तान, विकेटकीपर सब है। तो भाई वो ऋषभ पंत के पीछे जाते हैं 20 करोड़ 75 लाख तक। वहां पर दिल्ली कैपिटल उन पर अपना आरटीएम यूज करती है, फिर एलएसजी से पूछा जाता है तो एलएसजी सीधा 27 करोड़ रुपए रख देती है, और भाई दिल्ली कैपिटल से अपना हाथ पीछे खींच लेती है। यही से बात खत्म। एलएसजी में आ जाते हैं ऋषभ पंत और बन जाते हैं आईपीएल के मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी, और एलएसजी इस लिस्ट से डेविड मिलर को भी लेने में कामयाब होती है। मतलब अब एलएसजी की टीम परफेक्ट बन चुकी है भाई, मिलर किलर, वो भी खतरनाक बैटिंग करते हैं, अच्छे फिनिशर है। अब एक नजर इन 12 खिलाड़ियों पे पंजाब की टीम लेती है अर्शदीप सिंह, श्रेयस अय्यर और चहल को। गुजरात टाइटन लेने में कामयाब होते हैं रबाडा, जॉस बटलर, सिराज। दिल्ली कैपिटल्स लेती है स्टार्क और केएल राहुल को। आरसीबी एक खिलाड़ी को चूज करती है लिविंगस्टोन। एलएसजी की टीम लेती है ऋषभ पंत, डेविड मिलर को, और फिर इन 12 में से एक खिलाड़ी को टारगेट करती है सनराइजर्स हैदराबाद, और वो है मोहम्मद शमी। तो मार्की सेट में कुल 125 से 126 करोड़ रुपए खर्च हुए भारतीय खिलाड़ी पर, जो कि काफी अच्छी बात है, इनको मिलना भी चाहिए। ये इंडियन प्रीमियर लीग है तो भारतीय खिलाड़ी को मिलना चाहिए। पिछली बार होता यह था कि विदेशी खिलाड़ी पैसा उठाकर ले जाते थे और हमारे खिलाड़ी रिटेन हो जाते थे कम दामों में, तो इस बार ये बहुत अच्छा हुआ। और ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ये दोनों काफी महंगे गए हैं। बाकी अब आपका इस बारे में क्या कहना, आपके हिसाब से क्या आरसीबी को या फिर सीएसके को या फिर मुंबई को, इनमें से किसी खिलाड़ी को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत कम इंटरेस्टेड थे। बाकी आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत को और पैसे मिलने चाहिए या फिर इतना उनके लिए सफिशिएंट है?